अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम विश्व इतिहास में आधुनिक काल का प्रारंभ जिन घटनाओं के साथ जोड़ा जाता है उनमें से यूरोपीय देश द्वारा 15वीं शताब्दी में नए समुद्री मार्गों की खोज भी शामिल है। इसका उद्देश्य नए व्यापारिक मार्गों को विकसित करना था ताकि यूरोपीय देशों का अर्थव्यवस्था व्यापार और वाणिज्य के माध्यम से समृद्ध बनाई जा सके। इसी क्रम में 1492 में कोलंबस ने अमेरिकी महाद्वीप की खोज की। पुनः अमेरिगो वेस्पुच्ची ने इस बृहद भूखंड के बारे में विस्तृत जानकारी दी। धीरे धीरे यूरोपीय देशों ने इस क्षेत्र में अपना उपनिवेश भी बसा लिए। उत्तरी अमेरिका में मुख्य रूप से फ्रांस और इंग्लैंड ने अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया। लगभग उसी समय यूरोप में नए राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन भी हो रहा था और व्यक्ति की स्वतंत्रता, निरंकुश सत्ता का विरोध, समानता और बंधुत्व जैसे विचार लोगों के बीच, विशेषकर प्रबुद्ध वर्ग के बीच लोकप्रिय होते जा रहे थे। इंग्लैंड से अमेरिकी उपनिवेशों की भौगोलिक दूरी और वहां के निवासियों की वैचारिक विविधता के धीरे धीरे एक ऐसे स्थिति उत्पन्न कर दी जहां वैचारिक स्तर इंग्लैंड और उसके उपनिवेश वस्तुतः दो अलग अलग स्तरों पर आ गए। उस समय की बदलती हुई आर्थिक व्यवस्था ने भी इन दोनों के बीच मतभेद को बढ़ाया। धीरे धीरे उपनिवेशी इंग्लैंड के वर्चस्व से मुक्त होने के लिए अग्रसर हुए। इसी का परिणाम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के रूप में सामने आया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण पहला, उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव। दूसरा, मध्यम वर्ग का उदय। तीसरा, भौगोलिक दूरी। चौथा, धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था में मतभेद। पांचवा, सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। छठा, प्रगति विरोधी आर्थिक नीति। सातवां, लेखकों एवं प्रचारकों की भूमिका। आठवां, जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति। नौवां, तत्कालिक कारण बोस्टन चाय पार्टी। पहला, उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव। अमेरिकी उपनिवेशों में अधिकांश अंग्रेज लोग थे जिन्होंने इंग्लैंड की संसदीय व्यवस्था एवं विधि विधान को देखा था, अतः वे अपने उपनिवेशों में भी उसी तरह प्रजातांत्रिक व्यवस्था चाहते थे, जबकि ब्रिटिश शासक इसके खिलाफ थे। उपनिवेशों के गवर्नर इंग्लैंड के राजा द्वारा मनोनीत किए जाते थे, जिन्हें विशेषाधिकार भी प्राप्त थे, और वे उपनिवेशियों के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। फलतः संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी। उपनिवेशियों को शासन के युग नहीं माना जाता था, जिसके कारण उनमें भारी असंतोष था। दूसरा, भौगोलिक दूरी। इंग्लैंड और अमेरिका की भौगोलिक दूरी काफी अधिक थी। यह दोनों क्षेत्र अटलांटिक महासागर के दो अलग अलग छोर पर स्थित थे। क्योंकि उस समय यातायात एवं संचार संसाधनों का अभाव था, अतः व्यावहारिक रूप से ब्रिटिश सरकार अपने उपनिवेशों पर प्रभावशाली नियंत्रण बनाए रखने में असमर्थ थी, जिसका फायदा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उपनिवेशवासियों को मिला। तीसरा, धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था में मतभेद। अमेरिकी उपनिवेश एवं ब्रिटेन के बीच धार्मिक एवं सामाजिक स्तर पर भी मतभेद थे। यहाँ एक और ब्रिटिशवासी एंगेलिकन मत को मानते थे और चर्च के आधिपत्य में विश्वास करते थे। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी जनता प्यूरिटन मतावलंबी थी। धार्मिक उत्पीड़न से तबाह होकर प्रोटेस्टेंटों एवं प्यूरिटनों ने इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका में शरण ली थी। उसमें प्रारंभ से ही जुझारूपन एवं स्वतंत्रता की भावना विद्यमान थे तथा सैनिक क्षमता का प्रदर्शन भी वे कई बार कर चुके थे। यही कारण है कि अमेरिकावासी अपने मातृ देश के साथ संबंध नहीं रखना चाहते थे। ब्रिटिश समाज सामंतवादी एवं कुलीन व्यवस्था पर आधारित थी, जबकि अमेरिकी समाज समानतामूलक एवं प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर आधारित था। इस प्रकार अमेरिका में धार्मिक एवं सामाजिक समरसता विद्यमान थी, जिसने स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया। सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव।
सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस में 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ था। इस युद्ध के पूर्व तक उपनिवेशवासी इंग्लैंड से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे, क्योंकि वे कनाडा में फ्रांसीसियों के विरुद्ध अकेले अपनी रक्षा करने में असमर्थ थे। लेकिन इस युद्ध में फ्रांस की पराजय के साथ ही यह भय समाप्त हो गया। अब उपनिवेशवासियों का एकमात्र लक्ष्य इंग्लैंड को बेदखल करना था। इस युद्ध पर टिप्पणी करते हुए प्रोफेसर पोनाल्ड ने कहा था कि फ्रांस की पराजय ने अमेरिकावासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया। पांचवा, प्रगति विरोधी आर्थिक नीति। सबसे गंभीर मतभेद आर्थिक कारणों से उत्पन्न हुए थे। उपनिवेशवाद का बुनियादी सिद्धांत यह था कि उपनिवेशों के आर्थिक शोषण और उनके संसाधनों के दोहन का अधिकार मातृ देश को है। दूसरी ओर उन्मुक्त व्यापार की धारणा विकसित हो रही थी, जिसमें राज्य द्वारा व्यापार को नियंत्रित करने का विरोध किया जा रहा था। इस सिद्धांत के अनुसार उपनिवेशवासी अपने व्यापार एवं अन्य क्रियाकलापों में इंग्लैंड के हस्तक्षेप को नापसंद करते थे। अतः उपनिवेशों में विकसित हो रहा मध्यम वर्ग इंग्लैंड के कुलीन वर्गीय शासन का अंत चाहता था। आपत्तिजनक कर सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की काफी आर्थिक स्थिति हुई थी। अतः क्षतिपूर्ति हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार सभी अदलित कागजों, अखबारों आदि पर 20 शिलिंग का स्टाम्प लगवाना अनिवार्य था। इस कानून से उपनिवेशों में व्यापक विरोध की भावना जग उठी और उपनिवेशवासियों ने ब्रिटेन से आने वाली सभी वस्तुओं का बहिष्कार करने का निश्चय किया। 1767 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने उपभोक्ता वस्तुओं पर कर लगाया। ये वस्तुएं थी कागज, शीशा, चाय, रोगन। उपनिवेशवासियों ने इन करों का व्यापक विरोध किया तथा सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया। ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करने के लिए उपनिवेशवासियों ने स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता के पुत्रियां आदि संस्थाएं स्थापित की। सातवां, लेखकों एवं प्रचारकों की भूमिका। स्वतंत्रता की भावना जगाने में लेखकों एवं प्रचारकों की अहम भूमिका रही है। 1776 ईस्वी में थॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमसेन प्रकाशित हुई। इसमें अत्यंत प्रभावशाली एवं उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया गया। उसने राजतंत्र पर भी करारा प्रहार किया। थॉमस जेफरसन ने उपनिवेशवासियों के विरोध करने के अधिकार का समर्थन किया और उनकी बढ़ती हुई स्वतंत्रता की इच्छा को प्रोत्साहन दिया। 8वां, जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति। इंग्लैंड के शासक जॉर्ज तृतीय ने सत्ता संभालते ही अमेरिकी उपनिवेश के प्रति निरंकुश नीति अपनाई। उसकी यह नीति इंग्लैंड में अलोकप्रिय थी। वह व्यक्तिगत शासन के सिद्धांत में विश्वास रखता था, जबकि इंग्लैंड में मंत्रिमंडल की शक्तियां बढ़ने लगी थी। जॉर्ज तृतीय के अनुउत्तरदायी रवै ने उपनिवेशों के साथ उत्पन्न हुए संकट के शांतिपूर्ण समाधान की संभावनाओं को वस्तुतः ध्वस्त कर दिया, जो स्वतंत्रता संग्राम हेतु उत्तरदायी कारक के रूप में सामने आए। 8वां, तत्कालिक कारण। बोस्टन चाय पार्टी। 1773 ईस्वी में चाय कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के सीधे अमेरिका चाय भेजने का एकाधिकार प्राप्त किया था, जिसका उपनिवेशवासियों ने जबरदस्त विरोध किया। जब चाय से लादा हुआ जहाज अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचा तो वहां के कुछ नागरिक आदिवासियों, रेड इंडियन जैसे कपड़े पहने उस जहाज पर पहुंचे और उन्होंने चाय की सभी पोटियां समुद्र में फेंक दी। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। अतः ब्रिटिश सरकार ने बोस्टन बंदरगाह पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिया
और इस प्रकार अमेरिकी उपनिवेश को विद्रोह की आग में ढकेल दिया। 5 सितंबर 1774 ईस्वी को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधित्व का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ब्रिटिश कानूनों का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय हुआ। 18 अप्रैल 1775 ईस्वी को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेश वासियों के बीच लेकिंगस्टन में प्रथम संघर्ष हुआ। इसके पश्चात 4 जुलाई 1776 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें थॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया तथा जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति नियुक्त किया गया। इस प्रकार अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पूरी तरह आरंभ हो गया, जो 3 फरवरी 1783 को पेरिस की संधि द्वारा समाप्त हुआ तथा 1787 ईस्वी में संविधान का निर्णय हुआ, जो 1789 ईस्वी में लागू हुआ। जॉर्ज वाशिंगटन को प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया।